बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, नवीद साबरी हियर। आज से हम एक न्यू सीरीज अपने चैनल पे स्टार्ट कर रहे हैं कि जिसमें हम डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल्स, स्पेशली डॉन के डेली एडिटोरियल्स को हम एनालाइज करेंगे। और उसमें जो स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टीज आती हैं, जिसमें कि वर्ड्स मीनिंग की डिफ़िकल्टीज हैं कि वर्ड्स और उनके उर्दू मीनिंग, और फिर उसके बाद उनके कुछ सिनोनिम्स, ये डिफ़िकल्टीज होती हैं। मतलब वर्ड का मीनिंग नहीं आता तो जाहिर है कि एडिटोरियल या कोई भी राइटअप समझ नहीं आता। अच्छा, फिर उसके बाद जब उन्होंने इसकी समरी बनानी है या अपने वर्ड्स में लिखना है या बाद में कहीं पे इसको यूज़ करना है, तो उसके लिए सिनोनिम्स चाहिए, तो सिनोनिम्स भी अवेलेबल नहीं होते। तो ये हमने एक तो मीनिंग और फिर दूसरा सिनोनिम्स, ये इसमें अवेलेबल करने हैं इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद इसको हर एडिटोरियल को थोड़ी सी डिटेल दे के इसको समझना है। और ये है वो जो हमारा पर्पस है इसका, कि हमारे जो सीएसएस के स्टूडेंट्स हैं और अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हैं, उनको जो डिफ़िकल्टीज आती हैं उन डिफ़िकल्टीज को एज मच एज पॉसिबल एड्रेस करना, और स्टूडेंट्स के लिए कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन को एज इजी एज पॉसिबल बनाना, ये हमारा इसमें टास्क है। और बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं कि फर्दर इसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और फिर कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। और थर्डली, कमेंट सेक्शन में आप देखेंगे कि पहले कमेंट में हम एक यूनिक टाइप सीरीज शुरू करेंगे कि हर हमारे लेक्चर के पहले कमेंट में आपको कुछ सेंटेंसेस मिलेंगे जिसमें ब्लैंक्स होंगी, और उन ब्लैंक्स में इन वर्ड्स जो कि आप ये जो हमने अलग किए होंगे, इन वर्ड्स को आप यूज करेंगे। तो एक तरह का वो छोटा सा टेस्ट होगा जो डेली की डेली बेसिस पे आप करेंगे। और इसके जो आंसर्स हैं वो हम एक दिन के बाद यानी कि नेक्स्ट डे हम उन आंसर्स को आपके साथ शेयर किया करेंगे सेम कमेंट सेक्शन में। तो इस तरह से करके ये एक बड़ी इफेक्टिव किस्म की आपकी रीडिंग की एक्टिविटी भी होगी, दूसरी साइड पे ग्रामर की एक्टिविटी भी होगी, और इसके साथ ही राइटिंग एक्टिविटी भी साथ शामिल होगी। और एडिशनली ये कि आगे चल के हम इंशाल्लाह वीकली बेसिस पे हर संडे को एक पूरे वीक का एनालिसिस भी देंगे, ताकि कुछ जो एडिटोरियल्स आपस में लिंक्ड होंगे उनको हम कैसे उसमें आइडियाज़ के साथ उसको अटैच करते हैं, वो भी आपके सामने चीज़ें आएंगी। तो बहरहाल फर्स्ट, आज हम 18th ऑफ मार्च 2024 जो कि मंडे का डे है, अ, उसमें जो एडिटोरियल्स आए उनके ऊपर हम बात करेंगे। डिफाइनिंग एक्सट्रीमिज्म, ये एक्सट्रीमिज्म की डेफिनेशन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट दोबारा से करना चाह रही है उसके बारे में ये बात है। और आप लोगों को ये पहले से पता होना चाहिए कि वर्ल्ड लेवल पे टेररिज्म को, एक्सट्रीमिज्म को पहले से डिफाइन किया जा चुका है। और वो डिफाइन जाहिर है कि यूके ने, यूएसए ने, यानी कि मगरिब के ममालिक, जिनको हम कहते हैं कि वो दुनिया के पढ़े लिखे ममालिक हैं, दुनिया के निज़ाम को चलाने वाले ममालिक हैं, मेनली आप समझ लें, उन्होंने पहले से डिफाइन कर रखा है। लेकिन अब वो दोबारा से डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में डॉन के एडिटोरियल में बताया गया है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म को नए तरीके से डिफाइन करना चाह रही है, स्पेशली एक्सट्रीमिज्म को। तो एक्सट्रीमिज्म की ये जो न्यू डेफिनेशन है, इसके हवाले से वो कह रहे हैं कि एक मतलब अ, लग ये रहा है कि जो भी लोग स्टेट पॉलिसी के साथ डिसएग्री करेंगे उनको एक्सट्रीमिज्म के जुमरे में डाल दिया जाएगा। और इस बात ने, इस रीडिफाइन करने ने पूरी दुनिया में एक ग्लोबल डिबेट जो है वो शुरू कर दी है।
और इस चीज़ के हवाले से एक चीज़ वो कहता है कि अब नेक्स्ट पार्ट में जाके इसी पैराग्राफ में ये मैंने कलर्स के साथ इसको डिफाइन किया हुआ है, अलग-अलग डिफरेंशिएट किया हुआ है, ताकि आप लोगों को पता चले कि एक बात हुई है तो उससे नेक्स्ट बात कौन-सी है। अच्छा, तो कहते हैं कि ये जो रीडिफाइनिंग हो रही है ना, इस हवाले से हमें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत इसलिए है, क्योंकि जो ब्रिटिश कंज़र्वेटिव पार्टी है और स्पेशली जो प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ के, वो जो प्रो पैलेस्टाइन मार्चेज़ हैं, यानी कि जो फ़लस्तीन को हमायत करने वाले जो मार्चेज़ हो रहे हैं, वहाँ पे जो मुज़ाहरे हो रहे हैं उनके कंट्रीज़ में, वो उनको भी एक्सट्रीमिज़्म एक्टिविटी समझ रहे हैं और जिसकी वजह से वो यहाँ पे कुछ मुस्लिम ग्रुप्स को टारगेट करेंगे और फिर आगे फ्यूचर में आने आने वाले दिनों में कुछ मज़ीद मुस्लिम ग्रुप्स को टारगेट करेंगे। तो वो कहते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में वो कहते हैं कि रीडिफाइन करना, ये असल में पैलेस्टाइन की जो हिमायत है ना, उसको रोकने का एक तरीका है और वो कहते हैं कि इसी से हमें ये लग रहा है कि वो उन मुज़ाहिरों को तो रोकना चाहते हैं, लेकिन उनको इसराइल की तरफ से जो पूरा एक जीनोसाइड की एक्टिविटी है और इतने ज़ालिम किस्म की जो एक्टिविटी है कि स्टेट टेररिज़्म जो नज़र आ रहा है इसराइल की तरफ से, वो उन्हें नज़र नहीं आ रहा, उसको वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में वो कहता है कि हाँ, ठीक है कि हर स्टेट को, हर गवर्नमेंट को जो निहत्थे जंगजुओं के खिलाफ जो भी एक्टिविटी करते हैं लोग, उनके खिलाफ कवानीन बनाने का पूरा हक हासिल है और उनको वो एक्सट्रीमिस्ट कह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भी उनको क्रिटिसाइज़ करें, उनको वो एक्सट्रीमिस्ट कह दें। और फिर आगे चल के नेक्स्ट पार्ट में कहते हैं कि ये जो एक्सट्रीमिज़्म के खिलाफ ये जो एक जंग है, ये जो इंतकाम है, ये टेररिज्म को फाइट करने वाली जो वार थी, जिसको हम ग्लोबल वार ऑन टेरर हमने कहा था, ये भी कहीं उसी तरह के एंड की तरफ ना जाए कि जिसमें दुनिया ने हासिल कुछ नहीं किया, लेकिन अफगानिस्तान और इराक जैसे कंट्रीज जो हैं उनको तबाह करके रख दिया है। नेक्स्ट पार्ट में वो कहते हैं कि ये जो एंटी टेररिज्म कैंपेन है, ये फिर इस तरह से क्या होगा कि मुसलमानों को डिस्प्रोपोर्शनेटली टारगेट करेगी। डिस्प्रोपोर्शनेटली टारगेट करेगी का मतलब ये कि स्पेशली मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा और इसी तरह के लॉज बनाए जाएंगे कि जिसमें टारगेट ही डायरेक्टली मुसलमान हो रहे होंगे और इससे फिर ये जो इंडिया की बीजेपी है या इस तरह के जो ग्रुप्स हैं जो राइट विंग एक्टर्स होते हैं, राइट विंग एक्टर्स का मतलब कि वो वाले किसी भी कंट्री के, किसी भी स्टेट के वो मजहबी या जुनूनी लोग कि जो सोशलिस्टिक अप्रोच और जो ओवरऑल सोशल अप्रोच है उसको डिनाई करते हैं, स्पेशली मजहबी ग्रुप जैसे कि इंडिया में बीजेपी है। वो कहते हैं कि इस तरह के ग्रुपों को ये एक हौसला मिलेगा और वो भी मुसलमानों के खिलाफ जानबूझकर कार्रवाइयां करेंगे। और नेक्स्ट पैराग्राफ में ये बताया गया है कि अपना एक्सट्रीमिज्म की कोई नई से नई डेफिनेशंस की तरफ आना और उनको उसके हवाले से कोई अपने कवानीन बनाना, उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि हेट स्पीच और एक्सट्रीमिज़्म को सही तौर पर डिफ़ाइन किया जाए और जो दूसरे रिलीजियस ग्रुप्स हैं या सेक्ट वगैरह हैं, उनके खिलाफ अगर कोई काम कर रहा है, तो उसके ऊपर ज़रूर चेक रखना चाहिए। लेकिन साथ-साथ नेक्स्ट पार्ट में है कि साथ-साथ इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि जो भी कवानीन बनाए जाएँ, उसमें लीगल सेफगार्ड्स रखे जाएँ, उसमें बाकायदा जो कानूनी पहलू हैं, उनको सही तौर पर
जो है ना वो फ़ोकस किया जाए और उनको मतलब जिनके ऊपर भी एक्सट्रीमिज़्म का कोई लेबल लगता है, वो अदालत में जाके अपने आप को डिफेंड तो कर सके ना कम से कम। और फिर उसके बाद वो कहता है कि एक्सट्रीमिज़्म जो है ना, वो टेररिज़्म से ज़्यादा सब्जेक्टिव टर्म है। सब्जेक्टिव टर्म वो होती है कि जिसको हर बंदा या हर ग्रुप अपने ही तरीके से डिफाइन कर ले और उसमें अपनी ओपिनियन ऐड कर ले। मतलब टेररिज्म तो एक वेल डिफाइंड टर्म हो सकती है, लेकिन एक्सट्रीमिज्म जो है वो हर बंदा अपने ही लिहाज से उसको डिफाइन करेगा और उससे फिर क्या होगा कि शकूक व शुबहात पैदा होंगे। तो इसलिए चाहिए इस चीज़ को इस तरह से करना चाहिए कि अगर सिर्फ अपने ऊपर तनकीद ही रोकना मकसूद है इन गवर्नमेंट्स का, स्पेशली यूके गवर्नमेंट का, तो फिर तनकीद को रोकना फिर दूसरे लफ्ज़ों में वही वाली बात होगी कि हमेशा तनकीद को रोकना है तो फिर ह्यूमन राइट्स के खिलाफ ये बात जाती है, जिसलिए एक्सट्रीमिज़्म को रीडिफाइन करना हमेशा मशकूक ही रहेगा, इसमें कभी भी ट्रांसपेरेंसी नहीं आ सकेगी। जी, तो स्टूडेंट्स इसमें जो सेकंड एडिटोरियल है वो क्लाइमेट इन फोकस पे है, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से एक रिपोर्ट मांगी है कि जिसमें पाकिस्तान की जो पाकिस्तान की क्लाइमेट पॉलिसी है उसके ऊपर और पाकिस्तान की जो आगे आने वाले हिडन ऐसे हालात हैं क्लाइमेट के हवाले से उसके बारे में तैयारी के हवाले से प्रिपेयर्डनेस के हवाले से रिपोर्ट मांगी है। और इसका बैकग्राउंड ये है कि 2022 के जब फ्लड्स आए थे तो उस वक्त पाकिस्तान को तकरीबन 3.2 ट्रिलियन रुपीस का नुकसान हुआ था और बहुत बड़ा नुकसान था ये। और हमारा कंट्री जो है वो इसी तरह की चीज़ों के लिए इस तरह की बहुत बड़ी आफतों के लिए वल्नरेबल है, बहुत इजी टारगेट है। और 2017 में पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज एक्ट पास हुआ था जिसमें कि कहा गया था कि पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी बननी चाहिए, क्लाइमेट चेंज फंड बनना चाहिए, ये दोनों नहीं बने अभी तक। तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा है कि इस हवाले से आपकी क्या तैयारी है और क्या आपने किया है। और थर्डली कि एक लॉस एंड डैमेज फंड बनना चाहिए कि जो इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे जो इमदाद आती है वो कैसे खर्च होती है, इसके हवाले से भी उस रिपोर्ट में जवाब मांगा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गवर्नमेंट से। और आगे फिर राइटर कहता है कि ग्लोबल फाइनेंशियल सपोर्ट जो है किसी भी आफत की सूरत में वो तो चले एक अपनी जगह पे एक बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमें पाकिस्तान का जो हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए, हमें पाकिस्तान के इंटरनल हालात भी इतने ठीक और सीधे करने चाहिए कि हमें इंटरनेशनल एड के ऊपर, एक्सटर्नल एड के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी ख़त्म होनी चाहिए। हमारा अपना सिस्टम इतना इफ़ेक्टिव और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वो इस तरह के प्रॉब्लम्स को खुद से हैंडल कर सके और जो डोमेस्टिक लेवल पे प्रॉब्लम्स इस तरह के आते हैं, उनको डोमेस्टिक लेवल पे ही, लोकल लेवल पे ही हल करने के लिए हमेशा तैयार हो। आगे फिर राइटर कहता है कि गवर्नमेंट जब ये रिपोर्ट दे सुप्रीम कोर्ट को तो उसमें क्लियरली बताना चाहिए कि क्या स्टेप्स लिए गए हैं क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी को बनाने के हवाले से, क्लाइमेट चेंज फंड बनाने के हवाले से और लॉस एंड डैमेज फंड बनाने के हवाले से, और क्या कैपेसिटीज बिल्ड की गई हैं कि आगे फ्यूचर में इस तरह की डिजास्टर जो है उससे बचा जा सके। और उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो बॉडीज बनानी हैं, ये जो इदारे बनाने हैं, इन इदारों में ये इदारे एक सिग्निफिकेंट स्टेप हैं। ठीक है, ये तो होना चाहिए। और पाकिस्तान जाहिर है कि सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि कोई आफत आए तो पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल सपोर्ट का बेनिफिशियरी बन जाए और इंटरनेशनल सपोर्ट ले ले।
बल्कि पाकिस्तान को आगे बढ़ के प्रोएक्टिव किरदार अदा करना चाहिए और आगे बढ़ के ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए कि जिससे ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस का एक अच्छा पार्टिसिपेंट बन के पाकिस्तान को सामने आना चाहिए और पाकिस्तान को अपनी जो इंटरनेशनल लेवल पे क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अदा करते हुए आगे चलना चाहिए और दुनिया के सामने आना चाहिए कि ये सिर्फ पैसे ही नहीं ले रहे बल्कि ये क्लाइमेट को ठीक करने में और अपने अपने मतलब कंट्री के अंदर जो जो इंतजामात हो सकते हैं वो खुद से ठीक ठीक कर रहे हैं और फिर एंड पे राइटर ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर है कि रिपोर्ट दी जाए इसको सिर्फ गवर्नमेंट ऐसे ना ले कि सिर्फ अपनी एक जुडिशियल इंक्वायरी जो है उस जुडिशियल इंक्वायरी को पूरा करने के लिए जो है ना ये काम किया जाए बल्कि ये जो रिपोर्ट है ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट होना चाहिए एक खाका होना चाहिए कि जिससे पाकिस्तान का फ्यूचर इस हवाले से महफूज हो सके। अब हम थर्ड जो हमारा एडिटोरियल है उसके बारे में बात करते हैं। ग्रोइंग रेबीज कंसर्न। ये जो आवारा आवारा डॉग्स होते हैं कुत्ते होते हैं उनके हवाले से एक रिपोर्ट के ऊपर बात की गई है कि कि इसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंजरीज जो हैं वो कराची में और दूसरे कंट्री के जो दूसरे पार्ट्स हैं उनमें देखी गई हैं और कहा गया है कि लगातार 2 हफ्ते जो हैं न उसमें पिछले 2 हफ्तों में 230 केसेस जो हैं वो इंजरीज के सिर्फ कराची में पाए गए हैं और असल प्रॉब्लम ये है जिसकी वजह से ये इशू हाईलाइट हो रहा है कि 10 लाइव्स इन 2 मंथ्स यानी कि 10 लोग जो हैं वो 2 महीने में इससे अपनी जान की बाजी हार चुके हैं जिसकी वजह से ये इशू बहुत प्रोमिनेंट हो गया है। आगे इस पार्ट में सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए गए हैं कि पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, बलूचिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में कितने केसेस पिछले साल रिपोर्ट किए गए और कितने अब हैं और ये इशू कितना सीरियस है। और आगे फिर बताया गया है नेक्स्ट पैराग्राफ में कि एक जो 2019 में एक स्पेशल ब्रांच की तरफ से जो रिपोर्ट जो है वो रिलीज की गई थी उसमें बताया गया था कि जो एंटी रैबीज वैक्सीन है मतलब जो कुत्ते के कांटे की वैक्सीन है उसकी शदीद कमी है पंजाब में और इसका जो प्रिवेंटिव एक्शन है वो भी कोई खास अहमियत नहीं रखता मीन्स कि वो बहुत मामूली है और इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया और इससे भी ट्रेजिक एस्पेक्ट जो है इससे भी एक बुरी सूरत हाल ये है कि अक्सर ये जो कुत्ते काटने के मरीज होते हैं ना ये गांव साइड पे होते हैं रूरल साइड पे होते हैं जिसकी वजह से और ये फिर रूरल साइड पे होते हैं और फिर क्या ये करते हैं कि अपने जो लोकल मेडिसिन है जो यही गांव में यूज होने वाले छोटे टोटके होते हैं उनको इस्तेमाल करते रहते हैं और जब तक वो सिटी में पहुंचते हैं तो काफी टाइम गुजर चुका होता है और नुकसान बहुत ज्यादा हो गया होता है और अक्सर डेथ हो जाती है। तो इसलिए वो कहता है कि अथॉरिटीज को पूरा एक्शन लेना चाहिए इस सारे मामले में और एक तो ये है कि वैक्सीन प्रॉपरली अवेलेबल होनी चाहिए दूसरा ये है कि मैमल टू मैमल जो फिनोमिनन होता है रेबीज के स्प्रेड का उसके उसकी इम्यूनाइजेशन होनी चाहिए। ठीक है और जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनकी इम्यूनाइजेशन होनी चाहिए ताकि वो अ, अ, अगर काटे भी तो इतना ज्यादा नुकसान ना हो। लेकिन वो कहता है ये सारी बातें उस वक्त तक बेफायदा हैं जब तक कि हमारे रूरल लेवल पे देहात के लेवल पे जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं ये बेसिक हेल्थ यूनिट्स जब तक कि उसमें इमरजेंसी ऑपरेटर्स अवेलेबल नहीं होता और वो महरूम रहते हैं तब तक कोई फायदा नहीं है किसी चीज का। इसलिए बेसिक हेल्थ यूनिट को इमरजेंसी ऑपरेटर्स के साथ इक्विप करना चाहिए इस सिलसिले में। तो स्टूडेंट इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर कंक्लूड होता है कल के लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे।
तो और अब आपने जो कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनका आंसर देना है नंबर की फॉर्म में। मतलब आपके पास जितनी भी ब्लैंक्स होंगी नंबर 1, 2, 3 करके होंगी और उन ब्लैंक्स के अंदर इन्हीं 60 वर्ड्स में से कुछ वर्ड्स आ रहे होंगे जो कि आज के 3 एडिटोरियल्स में हमने ये 20, 20, 23 टाइम्स 20 करके यानी कि टोटल 60 वर्ड्स जो हैं वो राइट साइड पे हमने इस कॉलम में देखे हैं। उन्हीं 60 वर्ड्स में से कोई वर्ड वहां पे आ रहे होंगे। आपने पहले कमेंट में देखना है और पहले कमेंट में जो भी ब्लैंक्स के क्वेश्चंस दिए गए होंगे उनको अपने कमेंट्स में 1, 2, 3 करके आंसर करना है और कल इंशाल्लाह इसके आंसर शेयर कर दिए जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।